जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग राग दरबारी उपन्यास है उसे हम लोग देखेंगे, जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आज श्रीलाल जिस प्रकार हमने गोदान उपन्यास को बहुत बारीकी से 10 कक्षा में समाप्त किया, उसी प्रकार राग दरबारी उपन्यास को भी बहुत बारीकी से सावधानी से पढ़ाया जाएगा। एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़ा जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसे तैयार करिएगा। राग दरबारी उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया था? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। तो श्रीलाल शुक्ल के विषय में हम महत्वपूर्ण जो भी बातें होंगे उनको पहले हम लोग देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल का जन्म लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के निकट अजरौली ग्राम में 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। श्रीलाल शुक्ल के पिता पंडित ब्रज किशोर संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के जानकार थे। ये एक सामान्य कृषक थे। उनके पिताजी क्या थे? एक सामान्य कृषक थे। श्रीलाल शुक्ल जी के दादा पंडित गदाधर प्रसाद शुक्ल संस्कृत, हिंदी, उर्दू एवं फारसी के भी अच्छे जानकार तथा संगीत प्रेमी थे। वो कैसे थे? इन सब चीजों के जानकार, साथ ही साथ कैसा थे वो? संगीत प्रेमी थे। श्रीलाल शुक्ल की माता जी एक कुशल गृहिणी थी, लिखने पढ़ने का शौक रखती थी। इनकी जो माता थे, देखिए, जिनके दादाजी पढ़ा लिखा हो, जिनके पिता पढ़ा लिखा हो, जिनकी माँ पढ़ने लिखने का शौक रखती हो, उनके पुत्र कैसे होंगे? आप श्रीलाल शुक्ल का जवाब देख सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है, जब मेरी माँ 57 साल की थी, उस समय मैंने उन्हें राइफल चलाना सिखाया। तो उस समय मैंने उन्हें क्या किया था? राइफल चलाना सिखाया था। और उनका निशाना भी अच्छा खासा हो गया था। और उनका निशाना भी क्या हो गया था? अच्छा खासा हो गया था। श्रीलाल शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज कस्बे में ही हुई थी। इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? लखनऊ के एक जनपद मोहन लालगंज के कस्बे में हुई थी। तत्पश्चात कानी कुब्ज कॉलेज कानपुर से उच्च शिक्षा की इन्होंने प्राप्त की। उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। कानी कुब्ज कॉलेज कानपुर से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। सन 1945 सन 1945 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। इन्होंने कब किया था? इंटर की पढ़ाई कब किया था? 1945 में किया था। और आगे स्नातक की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। शुक्ल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से कानपुर की पढ़ाई भी शुरू की, किंतु पूरा नहीं कर सके। शुक्ल जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई शुरू की। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन सी पढ़ाई शुरू की थी? इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की थी। कानून की पढ़ाई जिसे बीच में ही छोड़ना पड़ गया। तो आपसे यहाँ से भी बन सकता है कि कानून की पढ़ाई श्रीलाल शुक्ल जी ने कहाँ से? लखनऊ से पूरा की, जो पूरा नहीं कर सके। शुक्ल जी ने स्नातक के बाद शुक्ल जी ने स्नातक, यानी कि स्नातक किसको कहते हैं? बीए बीए करने के बाद कुछ समय तक इंटर कॉलेज लखनऊ में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने कुछ समय तक क्या किया? इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इंटर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। श्रीलाल शुक्ल का विवाह सन 1948 में कानपुर के एक परिवार गिरजा से हुआ। गिरजा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम गिरजा था। इन्होंने अपने गिरजा 1948 में इन्होंने गिरजा नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया। गिरजा जी एक बीमारी के कारण 1997 में गुजर गई। गिरजा की मृत्यु कब हुआ था? 1997 में। सन 1949 में शुक्ल जी की नौकरी राज्य सिविल सेवा में हो गई तथा बाद में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बने रहे। 1949 में शुक्ल जी को कहाँ नौकरी मिल गई थी? राज्य सिविल सेवा में। कहाँ मिली थी? राज्य सिविल सेवा में। और बाद में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी बन गए। बाद में ये क्या हुआ? भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी बन गए।
श्रीलाल शुक्ल ने कुछ वर्षों तक इलाहाबाद के एक मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। 30 जून 1983 में रिटायर्ड हो गए। इन्होंने कुछ वर्षों तक इलाहाबाद के एक मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और वहां से रिटायर कब हो गए? 30 जून 1983 में। कब हुए थे रिटायर? 30 जून 1983 में। श्रीलाल शुक्ल जी ने अपनी सेवा से बहुत अनोखे अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने कच्चे माल की तरह अनुभव संपदा का उपयोग अपने साहित्य रचना में किया। श्रीलाल शुक्ल की मृत्यु 18 अक्टूबर 2011 को पार्किंसन बीमारी के कारण सदर अस्पताल लखनऊ में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 2011 में। और कहाँ हुआ था? पार्किंसन बीमारी के कारण कहाँ हुआ था? सदर अस्पताल लखनऊ में। कहाँ हो गया था? सदर अस्पताल लखनऊ में उनका मौत हो गया था। श्रीलाल शुक्ल ने स्वतंत्रता उत्तरकालीन साहित्य में 1954 में लेखन यात्रा शुरुआत की। इन्होंने लेखन यात्रा का स्वतंत्रता के उपरांत 1954 से इन्होंने शुरुआत किया था। इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है जिन्हें आप जरूर याद रखिएगा। पहला आपको सूनी घाटी का सूरज 1957 में। सूनी घाटी का सूरज 1957 में। राग दरबारी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ, इसलिए इनकी सभी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, राग विराग 2001 में, अज्ञातवास 1962 में, आदमी का जहर 1972, मकान 1976, विश्रामपुर का संत 1998 में। सूनी घाटी का सूरज 1997, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998 और राग विराग 2001। इन सभी को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इनका कुछ कहानी संग्रह भी था। यह घर मेरा नहीं 1976 में आया था। यह घर मेरा नहीं 1976। सुरक्षा और अन्य कहानियां 1991 में। उमराव नगर में कुछ दिन 1993। उमराव नगर में कुछ दिन 1993। इस उम्र में 2003 10 प्रतिनिधि कहानियां 2003 में। 10 प्रतिनिधि कहानियां इनका कब आया था? 2003 में। उसमें इनका कुछ व्यंग प्रधान निबंध भी है जिन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। व्यंग प्रधान निबंध में इनका आता अंगद का पांव। उसके बाद आता मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, आओ बैठ लो कुछ देर, जहां लता के 50 साल, यहां से वहां, खुद जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का सर, अखबारों की जुगाली। यह सभी व्यंग प्रधान निबंध इन्हीं का है। अंगद का पांव 1958, जहां से वहां 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1976, आओ बैठ ले कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, अखबारों की जुगाली 2005। अखबारों की जुगाली कब आया था इनका? 2005 में। इन्होंने जीवनी भी लिखी है, 2 का जीवनी लिखी है इन्होंने। भागवती चरण वर्मा की लिखी है 1989 में। भागवती चरण वर्मा 1989 और अमृतलाल नागर 1994। अमृतलाल नागर 1994 इन्होंने लिखी है। इन्होंने कुछ आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी। इन्होंने कुछ आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी। आलोचनात्मक कृतियां में अज्ञ कुछ रंग कुछ राग 1999। अज्ञ कुछ रंग कुछ राग 1999। इन्होंने संपादन भी किया। हिंदी हास्य व्यंग संकलन। हिंदी हास्य व्यंग संकलन इन्होंने 2000 में ईस्वी में किया है। इन्होंने कुछ बाल साहित्य की भी रचनाएं की है। संजय और विजय 1994, बब्बर शेर और उसके साथी 1999। बच्चों के लिए लिखा गया यह सब क्या है? लघु उपन्यास है। इन्हें कुछ सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जैसे राग दरबारी उपन्यास के लिए उन्होंने 1970 में यानी 2 वर्षों के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 1968 में इनकी रचनाएं आई थी और 1970 में इन्होंने, कहीं आप देखिएगा, हम एक जगह इनका देखें 1969 भी देखने को मिलता है। तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा, यहाँ 1970 लिखा हो, कहीं आपको 69 भी देखने को मिलेगा। अगला है मकान उपन्यास पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद का पुरस्कार 1978 में। मकान उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद का पुरस्कार इन्होंने कब मिला था? 1978 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के निर्देशक पद पर
निर्देशक पद 1980 में मिला था। कब मिला था? 1980 में। भारतीय लेखक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन बेलग्रेड, इन्हें कब मिला था? 1981 में। साहित्य अकादमी के हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा समिति सदस्य इन्हें कब मिला था सम्मान? 1982 में। एमरेस्ट फेलोशिप भारत सरकार 1987 से 90 तक इन्हें मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था साहित्य भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था साहित्य भूषण सम्मान इन्होंने कब मिला था? 1988 में। गोयल साहित्य पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, जो आपका हरियाणा में पड़ता, 1991 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था अति विशिष्ट लोहिया सम्मान 1994 में। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश 1996 में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश 1997 में। बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 1999 में। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश 2005 में। इसमें पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वह कब मिला था? 2008 में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से साहित्य सृजन पर 2011 में दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य सृजन के लिए कब दिया गया था? 2011 में। श्रीलाल शुक्ल के जीवन के 80 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2005 में नई दिल्ली में इनके सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें उनके जीवन पर आधारित पुस्तक श्रीलाल शुक्ल जीवन का विमोचन भी किया गया था। अब हम लोग राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कुछ चीजों को देखेंगे। अभी तो हम लोग श्रीलाल शुक्ल जो उसके लेखक थे उनके विषय में देख रहे थे। अब हम लोग राग दरबारी उपन्यास से संबंधित चीजों को देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू किया और 1967 में समाप्त किया, यानी कि कुल इनको लिखने में 4 वर्ष लग गए। 64, 65, 66 और 67, यानी 1, 2, 3, 4 वर्ष इन्होंने कुल 64, 65, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 65, 66, 67, 64, 65, 66, 67, यानी कुल इन्हें कितने 4 वर्ष लग गए थे लिखने में। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी लेखन में कुल कितने समय लगे थे? कुल 4 वर्ष लग गए थे। 64 के अंत में शुरू किया था और 67 में इन्होंने समाप्त किया। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ तथा 2068 में प्रकाशन हुआ और 1970 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने कब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसी उपन्यास के लिए, राग दरबारी के लिए, जिसका प्रकाशन 1968 में शुरू हुआ था। सन 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी लाखों लोगों द्वारा पसंद किया गया था। सन 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी लाखों लोगों द्वारा इस उपन्यास को पसंद किया गया था। यह एक बृहद उपन्यास है। यह एक ऐसा उपन्यास है, एक बृहद उपन्यास है, तकरीबन 465 पृष्ठों का, जिसमें कोई एक घटना अथवा सीमित पात्र न होकर आजादी के बाद के समस्त भारत समाया हुआ। आजादी के बाद का इनमें क्या हुआ? समस्त भारत समाया हुआ है। इस उपन्यास के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं, इस बिंदु को याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया। राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक वांछनीय तत्वों के आघातों के समान घिसट रही है। उसी जिंदगी का दस्तावेज है, या उसी जिंदगी का क्या है? दस्तावेज है आपका राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में पात्र है रंगनाथ। रंगनाथ कौन है? जो बद्री पहलवान का ममेरा भाई, फुफेरा भाई है, जो कहाँ आता है? आपका इतिहास से वो पीएचडी कर रहा होता। वैद्य जी एक मुख्य पात्र है, उन्हीं का यह क्या है? वैद्य जी का भगना है कौन? रंगनाथ है। वैद्य जी का भगना कौन? वैद्य जी का भगना कौन है? भगना है रंगनाथ। बेला कौन है? बेला जो है वह बद्री पहलवान की प्रेमिका है। रूपन बाबू वैद्य जी का पुत्र है, बद्री पहलवान भी उनका पुत्र है।
प्रिंसिपल साहब, कॉलेज का एक प्रिंसिपल रहता है जिसे प्रिंसिपल साहब कहते हैं। जोगनाथ गांव का है। सनीचर जो भांग हमेशा पीस के पीते रहता है, वैद्य जी के यहाँ रहता है। लंगड़, लंगड़ एक ऐसा है जिनका पूर्ण संपूर्ण नाम इसमें आपको एक जगह देखने मिलेगा। लंगड़ जो है, जो अपनी एक जमीन का कोई कागज निकलवाने के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहता है। मास्टर मोतीराम, यह कोई विषय पढ़ाता है कॉलेज में। रामाधीन भीमखेड़वा, रामाधीन भीमखेड़वा वैद्य जी का विरोधी है, यानी इसका विपक्षी पार्टी है। मास्टर खन्ना, मास्टर खन्ना भी जो है वो कुछ ना कुछ कॉलेज में पढ़ा रहा होता है। गयादीन, गयादीन की ही बेटी कौन है? बेला है। गयादीन की ही बेटी कौन है? बेला है। छोटे पहलवान कौन है? तो यह बद्री पहलवान के यहाँ वो करते रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं उनके साथ। और यह किनका बेटा है? कुशहर, छोटे पहलवान के ना कुशहर प्रसाद के बेटा है। कालिका प्रसाद एक जगह कहीं आता है, कालिका। ये सब सभी पात्रों का संबंध और पात्र आप जरूर याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। 35 अंशों, कुल कितने अध्याय में? 35 अंशों या अध्यायों में विभक्त राग दरबारी, इंपॉर्टेंट है। 35 अध्याय में विभक्त राग दरबारी उपन्यास रिपोर्ताज शैली में रचित है। फ्रांसीसी शब्द है रिपोर्ताज, जिसके जनक है रूसी के कोई करके नाम भूल रहे हैं उनका, वही रिपोर्ताज शैली के जनक है। और यह जो राग दरबारी है रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। इसकी कथा ग्रामांचल ग्राम अंचल से संबंध होने के बावजूद भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह ग्राम अंचल से संबंध होने के बावजूद भी यह कैसा आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास साठोत्तरी काव्य उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है। यह क्या उपन्यास है? साठोत्तरी काव्य उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है। और इसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। इसे हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों का उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति व्यवस्थाओं का ऐसी तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ था। यानी आजादी के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था का कड़ा तेजाबी जैसा व्यंग जो हुआ सर्वप्रथम यह इन्हीं के उपन्यास में हुआ था। राग दरबारी उपन्यास वस्तुतः व्यंग्य विधा की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसे क्या था? व्यंग्य विधा की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। संपूर्ण उपन्यास में व्यंग्य की वानगी के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों की विसंगतियों की ऐसी तीक्ष्ण अभिव्यक्ति, दूषित व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा तीव्र आक्रोश मूलक स्वर अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो अन्यत्र आपको कहीं अन्य उपलब्ध नहीं है, देखने को नहीं आपको मिलेगा। इस उपन्यास में परिवेश की विसंगतियों, व्यवस्थाओं के प्रहारों और राजनीति तथा सामाजिक विद्रूपताओं का पूरा दस्तावेज अंकित है। इसमें स्वतंत्र भारत के गांवों की बदलती तस्वीरों को बड़ी बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास राष्ट्रव्यापी अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक कथा तथा विद्रूपताओं का महाभारत है। यह उपन्यास में गांव को शहरीपन और या सैलानीपन की नजर से नहीं देखा गया। उपन्यासों में पुरानी सड़ी गली परंपराओं, अंधविश्वासों एवं रीति रिवाजों पर व्यंग्य किया गया है। इस उपन्यास का कथानक और उसकी समस्त घटनाओं का केंद्र शिवपालगंज है। इस उपन्यास का केंद्र क्या है? शिवपालगंज है, जो आम देहात जैसा गांव है, जिसे टाउन एरिया नहीं कहा जाता, जिसे टाउन एरिया नहीं कहा जा सकता है। यह शिवपालगंज उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र का प्रांत है। यह उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज कहाँ है? अवधी भाषा क्षेत्र का प्रांत है। उपन्यास की शुरुआत वैद्य जी के भांजे रंगनाथ से होती है, जो अपने शोध कार्य एवं स्वस्थ लाभ के लिए मामा के पास आता है। यानी रंगनाथ के जो मामा कौन है? वैद्य जी हैं। वह अपने स्वास्थ्य शोध कार्य के एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मामा जी के पास आता है। वह इतिहास विषय में एमए कर चुका होता है और वो पीएचडी कर रहा होता है। शिवपालगंज स्वतंत्रोत्तर भारत के विकृत एवं पतनोन्मुख गांव या पतन उन्मुख गांव का प्रतीक है, जहां कस्बा नुमा गांव है, इंटर कॉलेज है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, ग्राम सभा है, सहयोगी समिति और शराब घर भी है।
उपन्यास के मुख्य पात्र वैद्य जी हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्र कौन हैं? तो वैद्य जी हैं। ये सारे गांव की प्रगति और विकास के प्रवर्तक तथा संरक्षक हैं। ये अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित है। यह कैसा अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित है। वैद्य जी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। शिक्षक की नियुक्ति से लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था आदि सभी बात इनके इशारे पर ही होती है। वैद्य जी का एक पैसा वैदक भी है। वैद्य जी का एक पैसा क्या? डॉक्टरी, जिसको हम लोग कहते हैं, इलाज जो करता है डॉक्टर, वो वैदक भी है। उसने रोग को दो वर्गों में बांट रखा, प्रकट रोग और गुप्त रोग। उन्होंने रोगों को कितने वर्गों में बांट रखा? दो भागों में बांट रखा, एक प्रकट रोग और एक गुप्त रोग। वैद्य जी के दवाखानों का यह विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। यह पंक्ति याद रखिएगा, वैद्य जी के विज्ञापन में क्या है? जीवन से निराशा नवयुवक के लिए आशा का संदेश। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और उसमें उसमें होने वाले गबन इन्हीं के देखरेख में होता है। उसके क्या मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहते हैं और इन्हीं के देखरेख में उस कोऑपरेटिव यूनियन में गबन भी हो जाता है। स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी तथा दरोगा वैद्य जी के हाथ की कठपुतली के माफिक हैं। समाजतः वैद्य जी के व्यक्तित्व में स्वार्थपरता, अवसरवादिता, झूठे आश्वासन, कुर्सी प्रेम, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुटबंदी आदि सभी राजनीतिक एवं मानसिक विकृतियां भी हुई हैं। वस्तुतः वैद्य जी उन राजनेताओं के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने काल कारखानों से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रूप बना दिया है। शिवपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम छंगामल इंटर कॉलेज है। उसका नाम क्या है? छंगामल इंटर कॉलेज है। इसको याद रखिए, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। इस कॉलेज में होने वाले गुटबाजी, चुनावबाजी, प्रबंध समिति, प्रिंसिपल की कार्यनीति, मास्टरों को पढ़ाने की नीति पर शुक्ल जी ने करारा व्यंग किया है। कॉलेज के विज्ञापन के मास्टर मोतीराम जो बीएससी पास थे। अब देखिए, कॉलेज के मास्टर मोतीराम क्या है? वो बीएससी पास है। पढ़ाने में कम और अपने आटा चक्की पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या? पढ़ाने में कम और आटा चक्की पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या है? अब वो अपने बीएससी, मोतीराम जो मास्टर, वो बीएससी तक पढ़ाई किया, लेकिन वह पढ़ाने में कम और अपने आटा चक्की पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चर हैं। खन्ना मास्टर किस विषय के लेक्चर हैं? तो वह इतिहास के लेक्चर हैं, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल नहीं थी। उनके क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और जासूसी किताबें पढ़ा करते थे। वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान। देखिएगा, सभी का रिश्ता भी याद रखिए, काफी रिश्ते से भी प्रश्न पूछ देते हैं। वैद्य जी का बड़ा बेटा जो बद्री पहलवान है के साथ गुंडों का भी नेता या अगुआ था। गांव में गुंडागर्दी फैलाना, पिता के षड्यंत्रों में सहयोग करना, लाठी एवं गुंडे के बल पर कोई भी कार्य कराना आदि इनका काम है। रूपन बाबू वैद्य जी का 18 वर्षीय बेटा है। उनका जो वैद्य जी है, वैद्य रूपन बाबू कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का छोटा बेटा है, जो 10वीं में लगातार 3 बार अध्ययन करता रहा और फेल हो रहा था। क्या वो उनका जो बेटा था वो 10वीं में क्या हुआ? 3 बार लगातार 10वीं में फेल करता रहा और उसी में वो अध्ययन करता रहता। रूपन बाबू रंगीला छात्र नेता है। कैसा वो रंगीला छात्र नेता है? गुंडागर्दी करना इनकी पैदाइशी पैसा है। उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र गया दिन की लड़की बेला है। गया दिन की लड़की का नाम क्या? बेला, जिसे बद्री पहलवान कहता नहीं हम शादी करेंगे, और अंततः शादी का प्रस्ताव भी ले जाया जाता है। रंगीला रूपन प्रेम पत्र लिखता है। रंगीला रूपन इसको प्रेम पत्र लिखता है, लेकिन वह बद्री पहलवान को पसंद करती है। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, जो सिपालगंज की जिंदगी को तटस्थतापूर्वक देखता है। क्या वो सिपालगंज की जिंदगी को तटस्थतापूर्वक देखता है? रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवेकशील होकर भी विद्रूपताओं के प्रति मौन और तटस्थ बना रहता है।
कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुखों की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पीसने वाले व्यक्तियों का चरित्र खींचा गया है। बेला गयादीन की कुमारी कन्या है जो यौनाचार के स्वच्छंद प्रतिम है अथवा काम स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह सिनेमा की शैली में पत्र लिखन करती है, कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। बेला जो उपन्यास का एकमात्र स्त्री पात्र है, बेला जो इस उपन्यास का मात्र एक स्त्री पात्र है, के माध्यम से शुक्ल जी ने भारतीय समाज के नारी जगत की विवाह प्रथा, दहेज समस्या, प्रेम आदि बातों का उद्घाटित किया है। उपन्यास का एक पात्र जोगनाथ स्थानीय गुंडा है। जोगनाथ क्या है? स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहता है। शनिचर वैद्य जी का नौकर है। शनिचर क्या है? वैद्य जी का नौकर है। इसका असली नाम मंगलदास है। इसका असली नाम क्या है? मंगल दास है। राग दरबारी में यह दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र ऐसी चीज है जो बदन पर महज एक जंघिया धारण करने वाले शनिचर को ग्राम प्रधान भी बना सकता है। बस उसकी एक शर्त यह कि वह प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ वैद्य जी की बैठकी में भंग पीसता रहे। लंगड़ का असली नाम लंगड़ प्रसाद है। लंगड़ का असली नाम क्या? लंगड़ प्रसाद है। यह आम आदमी का प्रतीक है जो भ्रष्ट तंत्र का शिकार होता है और अपने सरल स्वभाव के कारण उस तंत्र के आगे झुकता रहता है। वस्तुतः लंगड़ सैद्धांतिक सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, देश की न्याय प्रणाली में आस्था और श्रद्धा रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे गांव के लोग महामूर्ख, जाहिल और बेवकूफ समझते हैं। क्या है लंगड़? जो है वो क्या है? देश की न्याय प्रणाली में आस्था और श्रद्धा रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे गांव के लोग क्या? महामूर्ख, जाहिल और बेवकूफ समझते हैं। गयादीन कॉलेज प्रबंध समिति का उपसभापति है। गयादीन कॉलेज प्रबंध समिति का क्या है? उपसभापति है। सूदखोर बनिया है जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में माहिर है। यह भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति है। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा शीतयुद्ध की स्थिति बनी रहती है। कुटिल एवं मक्कारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग और अशिष्ट भाषा का भी खूब प्रयोग करता है। रामाधीन भीमखेड़वा शिवपालगंज से सटा गांव भीकनखेड़ का रहने वाला है। यह वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। रामाधीन भीमखेड़वा क्या है? वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। कलकत्ता में अफीम की कारोबारी करता है जिसके कारण 2 वर्ष का कारावास भी होता है। रामाधीन भीकम खेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है। यद्यपि वैद्य जी का विपक्षी होने का कारण इसे प्रतिनायक भी कहा जा सकता है। राग दरबारी उपन्यास के नायक की बात की जाए तो इसका नायक शिवपालगंज का परिवेश हो सकता है, कारण सारी घटना इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आती है। राग दरबारी के उपन्यास में रंगनाथ को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का शीर्षक राग दरबारी प्रतीकात्मक है। यह शीर्षक आजादी के पश्चात हमारे देश में पल रही उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें हमारे सभी मूल्य चकनाचूर हो गए थे। प्रतीक का एक उदाहरण ये है। मादरी जहन्नुम में जाने के बजाय वहीं जोर जोर से गाने लगा था कि उसकी डुग्गी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूर पर कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपलपाते भौंक रहे थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे उठेंगे तो भरतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। उपरोक्त गद्यांश में वेदजी मदारी के शनिचर और प्रिंसिपल को कुत्ते और रंगनाथ और रूपन बाबू को बंदर का प्रतीक है। इस राग दरबारी की रचना प्रक्रिया के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं, किताब लिखना दिमाग के लिए कठोर और शरीर के लिए कष्टप्रद कार्य है।
इस उपन्यास की भाषा आंचलिकता के तत्व हैं। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बोले जाने वाले बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई जगह सीधे सीधे अवधी भाषा में ही किए गए वार्तालाप को उद्धृत कर दिया गया है। राग दरबारी उपन्यास के बारे में विद्वानों की क्या राय है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव श्रीपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट रही है। नेमीचंद्र जैन क्या कहते हैं? आज के भारतीय जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रभावी चित्र राग दरबारी में हैं, जो हमारे अति परिचित अनुभव को फिर से ताजा कर जाते हैं। रामदरस मिश्र क्या कहते हैं कि आज की राजनीति ने भारतीय गांव की जिंदगी को कितना तोड़ दिया है, उसमें कैसे कैसे अजनबी स्वर उभार दिए हैं। लेखक ने बहुत सहज भाव से इस यथार्थ को मूर्त किया है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवाने कहते हैं, श्रीलाल शुक्ल ने शिवपालगंज की प्रवृत्तियों का उद्घाटन अपना उद्देश्य समझा है। अतः मनुष्य के मन के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को संवादों के माध्यम से उद्घटित कर खोखले मनुष्य के कृत्रिम रूप को उजागर किया है। नामवर सिंह का कथन है, राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल को इतनी देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना होगा। ज्ञानपीठ इसे पश्चाताप की हकदार है। राग दरबारी के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिएगा। ऐसा कौन सहकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? यह कथन किनका? वेद जी का। सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है, सबको दयनीय समझो, सबका काम करो और सबसे काम लो। यह किनका है? रूपन बाबू का। उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मारकर निकाल सकता है, स्वयं यह बात लेखक कहता है। विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यदि साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं है तो उसे साबित कर देंगे, यह बात प्रिंसिपल कहता है। जहां जाओगे वहां तुम्हें किसी खन्ना की ही जगह मिलेगी, यह बात प्रिंसिपल कहता है। तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, यह बात रंगनाथ कहता है। कहा तो घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, यह बात रंगनाथ कहता है। हर हिंदुस्तानी की यही हालात है, 2 पैसे की जहां किफायत हो उधर ही मुंह मारता है, मोतीराम कहता है। मैं, तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है, वैद्य जी कहता है। हिंदुस्तानी छैला आधा उजाला आधा मेला, हिंदुस्तानी छैला आधा उजाला आधा मेला, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाएगी, चपरासी कहता है। तुम मंझोले हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हारे चारों ओर ही कीचड़ है, यह बात रंगनाथ कहता है। यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लिए, हम लोग सारे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा उपन्यास को पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग 10-12 क्लास में पूरा उपन्यास समाप्त कर लेंगे। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। क्या होता है? भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, एक ट्रक के भी कई पहलू थे। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था, तो दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाली कबाड़ की मदद से खड़ी हुई दुकानें थी। यानी कि जब वो सड़क पर बैठता है तो देखता है कि दोनों तरफ सड़कों की क्या स्थितियां, वह उसका वर्णन वह कर रहे हैं।
ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह डेढ़ घंटा लेट होकर चल दी थी। क्या हुआ, तो वो हर रोज समझते थे कि ट्रेन 2 घंटा लेट होती है तो इस बार भी हो जाएगा, लेकिन यही समझ के वो चला था। लेकिन ट्रेन इस बार क्या, वो 1.5 घंटा लेट से ही, यानी कि आधा घंटा पहले ट्रेन निकल चुकी थी। यह हमारे देश के ट्रेन का, रेलवे व्यवस्था का यहाँ व्यंग किया गया है। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक सिपालगंज की ओर जाएगी? ड्राइवर ने जवाब दिया, उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगी। हमें भी ले चलिए अपने साथ। 15वें मील पर उतर पड़ेंगे। सिपालगंज तक जाना है। क्या 15वें मील पर हम उतर जाएंगे? हमें सिपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने उसे देखा और देखते ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, जिसे देख करके ड्राइवर को लगा कि ये कोई बड़ा ऑफिसर है, मैं इसे बैठा लेता हूं। तो वही कहा, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घरा का ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुसरत फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने अपने पहले बार टॉप गियर का प्रयोग किया। देखिएगा, जब गांव में जब गाड़ी या बस पे आप चलते हैं, बस पे तो सभी चलते हैं, जब खुरबुड़ा रहता है तो वो 1 गियर या 2 नंबर पे वो चलाता है। जैसे ट्रेन हाईवे, बस हाईवे या फिर अच्छे सड़क पे चढ़ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो 2 लाइन या 4 लाइन जो भी होता है, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, उस पे चलती वो ट्रेन, उसको बस को टॉप गियर डालता है, यानी कि 80-100 की स्पीड में वो चलने लगता है। तो वैसे ही यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता। एक्सीलरेटर दबे होने से ट्रक घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ का, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। यह का रंगनाथ का क्या कहता है कि तुम्हारा गियर तो बिल्कुल देश की हुकूमत जैसा है। पहला, देखिएगा ऐसे ही होता है, लोग जब सरकार शुरू में बनती तो कहता मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर धीरे धीरे सोता, फिर वहीं आके अटक जाता। फिर 5 साल जैसे गुजरता है तो कहता है, फिर वही वादे और अपने सब कुछ करने लगता है, लेकिन फिर जीतने के बाद फिर वहीं आके अटक जाती है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा, चाहे उसे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। फिर दोनों में बातचीत होने लगता। बहुत देर बातचीत होने के बाद ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? वह कहते हैं घास खोद रहे थे। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। देखिएगा, आपसे यहाँ भी पूछा सर, 10 साल का वो लड़का था, कितने साल का था? 10 साल का वो लड़का नंग धड़ंग, मतलब कि आधे कपड़े वगैरह लंगोट वगैरह में होगा। तो वह उससे बातचीत करने के दौरान अचानक से बच्चे आया, लेकिन वो बच्चा बच गया। जरा खुलासा समझाइए। क्या वह कहता, घास खोदना, यह बात वो नहीं समझ पाता, इसलिए कहता जरा अच्छे से, मतलब बेहतर से समझाइए। कहा तो घास खोद रहा, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च करते हैं। पर साल एमए किया, इस साल रिसर्च शुरू किया है। यह लाइन भी महत्वपूर्ण है, यहां तक इसको याद रखिएगा। ड्राइवर आलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी सिपालगंज क्या करने जा रहे हैं? उसको ये सब चीजें लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ी बातें हो रही है। तो वो कहा कि चलो भाई, बहुत अच्छी बातें हो रही है, और श्रीमान जी सिपालगंज जाकर के आपको क्या करना है? तो वह जवाब देता है, मेरा मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, वह किस उद्देश्य के लिए मामा जी के पास जा रहा है? अपने तंदुरुस्ती को बनाने के लिए वह जा रहा है। फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम तो नहीं करते? मतलब वो, उनको लग रहा है कि ये जो है सीआईडी का कोई ऑफिसर, इसलिए कह रहा, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुल्ला कर कहा, सीआईडी, यह किस चिड़िया का नाम?
उनको लग रहा था कि अभी तक जो है वह वो सीआईडी में काम करता है, उनके रंग ढंग को देख करके ऐसा लगा। लेकिन जब वो पूछा तो आप सीआईडी में काम करते नहीं है, तो बोला ये सीआईडी किस चिड़िया का नाम है। ट्रक के पीछे काफी देर हॉर्न बजाता आ रहा था, ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजाता हुआ कोई गाड़ी आ रहा था, ठीक है। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमी पड़ गया। उससे बाहर निकलते हुए खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। अब क्या हुआ कि पीछे, ट्रक के पीछे से गाड़ी हॉर्न देता हुआ बहुत स्पीड से आ रहा था, लेकिन एक स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमी पड़ गया और उससे बाहर निकलते ही, जैसे रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस होता है तो उसे दिखाई दो, उन्होंने दोनों गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग, जब गाड़ी रोकता है तो जब कहता है ये वो है आपकी गाड़ी में, ये दोष है, धुआं आ रहा है, इंश्योरेंस फेल है, लाइसेंस नहीं, ये वो आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो उसी तरह वह पुलिस वाले ने 4 मिनट लगभग 40 दोष निकाले। फिर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू की, दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए, यानी कि उस ट्रक के साथ क्या सलूक किया जाए, कितना उस पर चालान काटा जाए, कितना या उससे रकम वसूला जाए। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक का एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी, और वहां दोनों तरफ चल रहा था कि तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, इसका इंश्योरेंस है, वो क्लेम नहीं किए हो, तुम्हारा इतना, ये सब बातें जो है बहस चल रहा था। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुनाई पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए? चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। मतलब उस गाड़ी में इतनी गड़बड़ी थी कि उसे कुछ पैसा लेके ये लोग भी सोच रहे थे कि हमारा भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ियां थी कि चालान काटता तो बहुत कुछ कट जाता। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। क्या वो चार्जशीट, जब देखिए कोई भी कंप्लेन होता तो उनका सिलसिलेवार से वर्णनात्मक रूप में लिखा था, ये इनमें कमियां थी, ऐसे ऐसे हमने इतने बजे ट्रक पकड़ा, हमने ये हुआ, ये चेकिंग किया, पूरा डिटेल्स में रहता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। तो उससे निर्णय निकला कि कुछ पैसे लेकर के छोड़ दिया जाए। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, चला 2 रुपए निकालो जी, निकालना जी, क्योंकि उसे कुछ उन्हें की रकम दिया था जिससे उसकी गाड़ी छोड़ा, इसलिए उन्होंने, ड्राइवर ने आकर के क्या रूपन से क्या कहा कि अफसर चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आकर, रमनाथ के पास आया, कहा जरा 2 रुपए निकालिए जी। तो वह क्या हुआ कि वो जवाब दिया, मतलब उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपए क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वो रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी चेकिंग हुई, तुम ही मुसीबत हो, मुझसे इस तरह बात करते, तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी वह कुतिया जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस रास्ते चलते एक जुल्म मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है, सिपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोग की सद्भावना की जरूरत है। तो क्या वो, यह इंपॉर्टेंट पंक्ति से याद रखिए कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। देखा कि उसे अंततः उसे 2 रुपया देता, क्योंकि देखता शाम हो रहा और प्लस उसकी गाड़ी में ही अटैची, और वो 5 मील दूर अभी सिपालगंज है। फिर ड्राइवर ने कहा, उसने कहा, अब दे ही रहो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपए का क्या करूंगा, मतलब रुपए तुम दे ही रहे हो तो जो वो अर्दली साहब है, जो पुलिस वाले हैं, उसे दो, मैं तुम्हारे रुपए का क्या करूंगा। चपरासी रुपए को जेब में रखकर बीड़ी की आखिरी कस खींचते उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। थोड़ी देर में धुंध इलाके से सड़क की पटरी के दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आई। अब क्या हुआ कि ट्रक वहां से ट्रक चलाया, उसने रवाना होने पर ट्रक ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया। जब वो वहां से चला गया पुलिस वाला, तब क्या हुआ, ड्राइवर ने ट्रक चलाया और चल दिया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, धुंधले की सड़क की पटरी के दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आई। कुछ दूरी पर कुत्ते की भौंकने की आवाज हुई, आंखों की आग धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि किसी गांव के पास आ गए। यही सिपालगंज गांव था। यही क्या था? यही सिपालगंज गांव था।
अब ये हमारा पहला क्लास था। अब हम लोग बाकी क्लास अन्य दिन देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग अंतिम रूप से जरूर कमेंट करिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा।